हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बबलू सैनी। स्टूडेंट अपना बीएससी सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर चल रहा था। उसी सीरीज में अपन आज नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, चतुर टर्मिनल जाल की निवेशी, निर्गत और अंतरित प्रतिबाधाएं क्या होती हैं। इन तीनों को आज अपन देखने वाले हैं, निवेशी, निर्गत और अंतरित प्रतिबाधाओं को। इसके लिए अपन ने चतुर टर्मिनल जाल पहले पढ़ा था, उसका डायग्राम बनाया था। ये आपके पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर दो आउटपुट वाली लीड है, दो इनपुट वाली लीड है। इसके अंदर बॉक्स के अंदर सोर्स भी जुड़े हुए हैं, एलिमेंट भी जुड़े हुए हैं, जिनके टर्मिनलों को अपन ने 1 1 और 2 2 नाम दिया है। इसमें इनपुट करंट अपन I1 ले रहे थे और इनपुट टर्मिनल पर जो वोल्टेज है वो V1 ले रहे थे। वैसे ही आउटपुट वाले पे जो अपने पास वोल्टेज थी V2 थी, करंट I1 है। आज निवेशी, निर्गत और अंतरित प्रतिबाधाएं निकालने के लिए अपन इनपुट टर्मिनलों पर एक इम्पीडेंस जोड़ देते हैं, प्रतिबाधा जोड़ देते हैं ZS, और आउटपुट टर्मिनल पे भी एक प्रतिबाधा ZL जोड़ देते हैं। और उसके बाद इसकी निवेशी प्रतिबाधा, निर्गत प्रतिबाधा और अंतरित प्रतिबाधा को Z पैरामीटर्स की फॉर्म में इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन निवेशी प्रतिबाधा देखते हैं, इनपुट इम्पीडेंस क्या होती है। इसकी डेफिनेशन के लिए अपन देखते हैं, चतुर टर्मिनल जाल के निवेशी टर्मिनलों पर उपस्थित वोल्टता तथा प्रवाही धारा का अनुपात चतुर टर्मिनल जाल की निवेशी प्रतिबाधा कहलाती है। जो आपके पास निवेशी टर्मिनल है उस पर वोल्टता कितनी है, उसकी धारा कितनी है, उनका जो अनुपात है वही आपके पास क्या कहलाएगी, निवेशी प्रतिबाधा, जिसका फॉर्मूला समीकरण 1 से दिया जा रहा है। इसके निवेशी टर्मिनल पर जो इनपुट इम्पीडेंस है उसको ZI से नोट कर दिया, तो ZI बराबर V1 अपॉन में I1। इसके बाद में इस इनपुट इम्पीडेंस को Z पैरामीटर्स की फॉर्मेट में निकालना है। Z पैरामीटर्स अपन पहले पढ़ चुके हैं, उसके लिए दो इक्वेशन आपके पास आई थी, V1 और V2 की, जो समीकरण 2 और 3 के अकॉर्डिंग है। इनको यूज करते हुए अपन ZI का मान Z पैरामीटर्स की फॉर्म में निकालेंगे। तो इसके लिए चूंकि अपने को V1 अपॉन I1 चाहिए, तो जो समीकरण नंबर 2 है उसमें अपन I से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास V1 अपॉन I1 आएगा। V1 अपॉन I1 को अपन ZI लिख सकते हैं। तो जब इसमें I1 से डिवाइड करेंगे तो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसका मतलब जो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आई है उसमें I2 अपॉन I1 आ रहा है। अपने को ZI चाहिए केवल Z की फॉर्मेट में, तो I2 अपॉन I1 का मान निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्योंकि अपन इक्वेशन नंबर 2 पहले ही काम में ले चुके हैं, तो इक्वेशन नंबर 3 से अपन I2 अपॉन I1 का मान निकालते हैं। इसके लिए चूँकि आपके पास जो 4 टर्मिनल नेटवर्क का सर्किट दे रखा है उसमें यदि ZL का मान निकालें, जो ZL लोड प्रतिरोध या लोड प्रतिबाधा जो जुड़ी हुई है उसका मान निकालें, तो उसका मान आएगा, क्योंकि करंट अंदर की तरफ है, ZL पर करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, इसलिए माइनस ZL बराबर V2 अपॉन I2 आएगा। ये आपके पास फॉर्मूला है, माइनस ZL बराबर V2 अपॉन I2। तो यहाँ से यदि V2 अपॉन I2 निकालें समीकरण नंबर 3 से, तो V2 में I2 का भाग दे देंगे, तो V2 अपॉन I2 का मान आ जाएगा ये वाला, और ये किसके बराबर है, माइनस ZL के। तो यदि इस इक्वेशन से अपन I1 अपॉन I2 निकाल लें, इसको उल्टा कर दें, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी I2 अपॉन I1 की। ये वैल्यू समीकरण नंबर 5 का मान अपन समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। समीकरण नंबर 4 में रखने के बाद जो आपके पास ZI का मान आएगा वो Z11 प्लस Z12 Z21 ZL प्लस Z22 के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ये आपके पास चतुर टर्मिनल जाल की निवेशी प्रतिबाधा कहलाती है, जो कि Z पैरामीटर्स की फॉर्मेट में है। तो ये थी निवेशी प्रतिबाधा।
इसी प्रकार यदि अपन निर्गत प्रतिबाधा निकालें, निवेशी प्रतिबाधा अपन किसको बोल रहे थे कि जो इनपुट टर्मिनल है उस पर वोल्टता और धारा का अनुपात क्या कहला रहा था, निवेशी प्रतिबाधा कहला रहा था। ऐसे ही आपके पास चतुर्थ टर्मिनल जाल के जो निर्गत टर्मिनल है, आउटपुट टर्मिनल है, उस पर वोल्टता और धारा का जो अनुपात आएगा उसको अपन निर्गत प्रतिबाधा बोल देंगे। अच्छा, इसकी वैल्यू भी जेड की फॉर्मेट, जेड पैरामीटर्स की फॉर्मेट में निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, वही जेड पैरामीटर्स के जो आपके पास जो इक्वेशन थे उनको यूज करेंगे। यहाँ पे दे रखा है इक्वेशन नंबर 2 और 3, क्योंकि आउटपुट इम्पीडेंस V2/I2 है, वहाँ पे V1/I1 था, तो इस बार इक्वेशन नंबर 3 को पहले काम में ले लेंगे, V2 में I2 का भाग दे देंगे, तो आपके पास V2/I2 जिसका मान Z0 के बराबर है, आउटपुट इम्पीडेंस के बराबर है, उससे आपके पास समीकरण नंबर 4 आएगी। यहाँ आपको I1 I2 निकालना है, तो अपन इक्वेशन नंबर 3 पहले काम में ले चुके हैं, अब इक्वेशन नंबर 2 बचा, इक्वेशन नंबर 2 को यूज में लेंगे। जैसे आपने वहाँ पे -ZL बराबर V2/I2 किया था, इसी प्रकार इनपुट टर्मिनल पे अपने पास एक प्रतिबाधा जुड़ी हुई है जो आंतरिक प्रतिबाधा कहलाएगी, वो ZS है, तो -ZS बराबर आपके पास हो जाएगा V1/I1। ये आपके पास है -ZS बराबर V1/I1, तो यहाँ से V1 में I1 का भाग दे देंगे, समीकरण 2 में I1 का भाग दे देंगे, जिसको -ZS के बराबर रख देंगे। तो यहाँ से यदि अपन I2/I1 का मान निकालें, फिर उसको उल्टा करें I1/I2, तो I1/I2 का मान वापस समीकरण नंबर अपन 4 में रखेंगे, तो आपके पास आउटपुट इम्पीडेंस आ जाएगी जो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग है। Z0 बराबर आ जाएगा Z22 - Z12 Z21 ZS + Z11। केवल इतना फ़र्क है, वहाँ पे Z22 की जगह Z11 था, Z11 की जगह Z22 था और ZS की जगह ZL था। तो ये था आपके पास निर्गत प्रतिबाधा। इसके बाद में जो लास्ट आपके पास प्रतिबाधा बचती है अंतरित प्रतिबाधा, ट्रांसफ़र इम्पीडेंस। अच्छा, ट्रांसफ़र इम्पीडेंस पीछे वाले में क्या था, इनपुट और आउटपुट वाली प्रतिबाधाओं में, कि जो टर्मिनल अपन जिस टर्मिनल पे अपन इम्पीडेंस निकाले थे उसी टर्मिनलों पर जो वोल्टता और धारा का अनुपात ले रहे थे। इस बार क्या होगा, अपन इनपुट वाले पे वोल्टेज लगाएंगे और करंट कहाँ पे देखेंगे, आउटपुट वाले पे। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, किसी विद्युत परिपथ की एक पास में लगाई गई वोल्टता के कारण दूसरी पास में उत्पन्न धारा के अनुपात को जब परिपथ में अन्य सभी वोल्टता स्रोतों को हटा दिया जाए। इसका मतलब क्या है, ये जो आपके पास सर्किट है ये वाला, इसमें क्या कर रहे हैं कि जो आपके पास ये एक पास इनपुट वाली है, दूसरी पास आउटपुट वाली है। यदि अपन इधर से V1 लगाते हैं वो, तो आपको आउटपुट में कितनी करंट मिलती है, I2 मिलती है। तो एक पास में अपन V1 लगा रहे हैं तो दूसरी पास में ट्रांसफ़र हो रही है करंट I2। जब ये वैल्यू निकालते हैं उस टाइम जो सोर्स लगे हुए हैं इसके अंदर, उन सभी सोर्स को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ पे जो प्रतिबाधा होगी, चूँकि प्रतिबाधा वोल्टता अपॉन करंट होता है, तो यहाँ से वोल्टेज तो आएगी V1 और जो आपके पास करंट है वो आएगी I2। एक पास की वोल्टेज V1 है तो दूसरे पास में करंट अपन कितनी देख रहे हैं, I2। तो यहाँ से यदि अपन इसका फॉर्मूला लिखना चाहे अंतरित प्रतिबाधा मतलब ट्रांसफ़र इम्पीडेंस का, तो Z12 मतलब 1 में अपन वोल्टेज लगा रहे हैं, दूसरे वाले आउटपुट पे अपन करंट देख रहे हैं, तो V1 में I2 हो जाएगा। तो ये थी आपके पास अंतरित प्रतिबाधा। इसका मान भी आपको Z पैरामीटर्स की फॉर्मेट में निकालना है, तो वही Z पैरामीटर्स के जो इक्वेशन है वो लिख लेंगे V1 और V2। क्योंकि अपने को चाहिए V1/I2, तो जो V1 वाली इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2, उसमें I2 का भाग दे देंगे। जब I2 से डिवाइड करोगे इक्वेशन नंबर 2 को, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आएगा। इक्वेशन नंबर 4 में आपके पास ZT12 का मान निकालने के लिए वही I1 I2 निकालना है, और I1 I2 का मान अपन पहले निकाल चुके हैं। जो आपके पास इक्वेशन 2 काम में ले लिया तो 3 बच गया,
तो V2 में I2 का भाग दे देंगे और V2 अपॉन I2 को अपन क्या लिख रहे थे, माइनस जेड एल लिख देंगे। तो यहाँ से I1 I2 का मान रख देंगे और इसमें मान रखने के बाद जब इसमें टोटल वैल्यू रखेंगे I1 I2 की, तो आपके पास ट्रांसफ़र इम्पीडेंस आ जाएगा। तो ये थी चतुर टर्मिनल जाल की 3 प्रतिबाधाएं। निवेशी प्रतिबाधा मतलब निवेशी टर्मिनलों पर उपस्थित वोल्टा और धारा का अनुपात चतुर टर्मिनल जाल की निवेशी प्रतिबाधा कहलाती है। आउटपुट इम्पीडेंस निर्गम प्रतिबाधा निर्गत टर्मिनलों पर उपस्थित वोल्टा और धारा का अनुपात निर्गत प्रतिबाधा कहला रही है। और एक अंतरित या ट्रांसफ़र इम्पीडेंस वो है कि किसी चतुर टर्मिनल जाल की एक पास में लगाई गई वोल्टता के कारण दूसरी पास में उत्पन्न धारा का अनुपात जब सर्किट में जुड़े स्रोतों को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। ये वैल्यू निकालते टाइम आप स्रोतों को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो उनका अनुपात जो है V1 अपॉन I2 का अनुपात क्या कहलाएगा, अंतरित प्रतिबाधा।